Good morning, students. Welcome. Today we are going to start chapter 9 of your English reader book, and the name of the chapter is Queen of the Sky. So, students, this chapter is about Durba Banerjee. She was the first Indian women pilot, and this is a picture. So, in this chapter, an interviewer came to take the interview of Durba Banerjee, in which she spoke about many things about her experience while flying and what all problems she had to face, because during that time there was no women pilot, and actually no one believed in women at that time. And we also know this thing that women, especially the women, has to face many problems even today. Even in the modern world, even today they have to face many problems, as women are not considered as equally empowered like men. फीमेल्स को अभी भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझा जाता है एज अ मैन. तो उस टाइम तो उल्टा ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी एट दैट टाइम. दुर्बा बैनर्जी किस तरीके से पायलट बनी, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Education can certainly make people empowered. As we saw in the case of Kong Cecilia, however, there have been women who were educated who could still not do the things they wished to do on account of the fact that certain professions were not considered suitable for women. Read the following interview with India's first women pilot Durba Banerjee and find out what her experiences were. जैसे हमने कॉन्ग सिसिलिया के केस में देखा था, जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हम देखा था कि कॉन्ग सिसिलिया ने हिम्मत जुटाकर लिटरेसी पाई थी. जो न्यू लिटरेट वुमेन थी, हमने पढ़ा था उनके बारे में. 60 ईयर्स में उन्हें एजुकेशन अटेन करी थी. ऑल दो ये सब चीज़ अगर विमेन एम्पायर, जैसे बोला जाता है, एजुकेशन कैन सर्टेनली मेक द पीपल एम्पायर्ड. एजुकेशन से पीपल एम्पायर्ड तो बनते हैं, बट अभी भी बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसे माना जाता है कि विमेन नहीं कर पाएंगी ये प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगी विमेन. अभी भी ये चीज़ सोची जाती कि सूटेबल नहीं है विमेन इस जॉब के लिए. तो यही सारी चीज़ें दुर्बा बैनर्जी बताती हैं कि ये सब चीज़ें इन्हें भी बोली गई थी अपने टाइम पर, जब वो कोशिश कर रही थी टू बिकम द पायलट. तो इस इंटरव्यू में हम आज देखेंगे हाउ शी स्पोक एवरीथिंग टू द इंटरव्यू, ने किस तरीके से सब कुछ उस टाइम सर्वाइव किया था और सब चीज़ें इन्हें करी थी. सो लेट्स रीड. इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं दुर्बा बैनर्जी से, वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ पायलट व्हेन देयर वर नो विमेन पायलट्स. इंटरव्यू पूछते हैं दुर्बा बैनर्जी से, आपको पायलट क्यों बनना था, आप क्यों बनना चाहती थी पायलट, जबकि उस टाइम कोई भी विमेन पायलट नहीं थी. दुर्बा आंसर्स, In my time, the girls were just becoming teachers and doctors. I thought I should be completely different. And I had read a poem as a child about walking the skies, and that had fired my imagination about flying. दुर्बा बोलती हैं कि जब मेरे टाइम पे मैं जब पायलट के लिए पायलट बनना चाहती थी, तब मेरी बहुत सारी गर्ल्स जैसे मेरी तरह थी, कुछ टीचर्स बन रही थी, कुछ डॉक्टर बन रही थी, पर कोई भी पायलट नहीं. मैंने सोचा था कि मैं उन सब से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहती हूँ. और मैं जब छोटी थी, एज अ चाइल्ड आई रेड अ पोम का नाम था वॉकिंग द स्काइज, एंड दैट जब ये मैंने पोम पढ़ी थी, दुर्बा बोलती हैं कि जब मैंने ये पोम पढ़ी थी, तब मेरी इमेजिनेशन स्ट्राइक हुई थी कि मुझे भी उड़ना है, मैं भी फ्लाई करना चाहती हूँ. माई फादर वॉज अ लिबरल एजुकेटेड मैन एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी. He encouraged me by saying, the women in my family have taught me that girls can do better than men in whatever they undertake. तो दुर्बा बैनर्जी अपने पापा के लिए बताती हैं कि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया मेरा. वो एक एजुकेटेड मैन थे, एक काइंड हार्टेड मैन थे, एंड हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे. वो मुझे एंकरेज करते थे उल्टा, और क्या बोलकर कि जो वुमेन है मेरी फैमिली में, वुमेन इन माई फैमिली हैव टॉट मी दैट गर्ल्स कैन डू बेटर देन मैन इन वॉट एवर दे अंडरटेक. उनके पापा बोलते थे, मेरी फैमिली में जो भी विमेन हैं उनने मुझे सिखाया है कि गर्ल्स अच्छा कर सकती हैं बॉयज़ से ज़्यादा.
लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं मेन से जो भी चीज़ में वो करना चाहें, इन वॉट एवर दे अंडरटेक, कि उनके पापा ऐसा बोलकर दुर्बा बैनर्जी को एनकरेज किया करते थे। नाउ इंटरव्यू आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हेन डिड यू स्टार्ट फ्लाइंग? आपने फर्स्ट टाइम कब फ्लाई किया था? दुर्बा आंसर्स, आई फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1951। सबसे पहले उन्हें प्लेन में कब बैठी थी, कब फ्लाई किया था? 1951 में। आई बिकेम अ पायलट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। मुझे बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ा पायलट बनने के लिए। नो वन वॉज विलिंग टू हायर मी बिकॉज आई वॉज अ वुमेन। दे वर scared to be piloted by a woman. Whenever I went for flying test in Kolkata, they kept issuing medical certificates saying my eyesight was not okay. Finally, my instructor suggested that I must try my luck in Delhi. I went there, got the license and started flying in 1953. So, as Durba said in the interview that she had to face several difficulties in becoming a pilot. She said that many people were afraid, and about what they were afraid, that they were scared to be piloted by a women. वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते थे कि हम विमेन के साथ नहीं बैठेंगे, मीन्स कि विमेन एज अ पायलट अगर प्लेन उड़ा रही हैं, प्लेन चला रही हैं, तो हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। इट इज़ क्वाइट रिस्की, मीन्स बिलीव नहीं करते थे लोग विमेन को उस टाइम पर कि वो ये सब काम कर सकती हैं। फिर वो बताती हैं, जब भी मैं फ़्लाइंग टेस्ट के लिए, जब होता है ना जैसे हम कार भी चलाते हैं तो ड्राइविंग टेस्ट होता है सिमिलर फॉर्म, प्लेन चलाने के लिए जो फ़्लाइंग टेस्ट होता है वो कोलकाता में उनका फ़्लाइंग टेस्ट था। वो जब भी वहाँ पर जाती थी अपने फ़्लाइंग टेस्ट के लिए, उनको परमिशन नहीं मिलती थी। इवन वहाँ के लोग उनको क्या करते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू कर देते थे, ऐसा बोलकर कि आपकी आई साइट सही नहीं है। फाइनली जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, जो उनको सिखाया करते थे सब कुछ दुर्बा को, उन्हें सजेस्ट किया कि आप दिल्ली में जाइए और वहाँ पे एक बार आप ट्राई करके देखिए। फिर दुर्बा वहाँ गई। आई वेंट देयर, गॉट अ लाइसेंस एंड स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1953। तो वो वहाँ पर गई, उनको वहाँ से लाइसेंस मिला, एंड देन ऑफिशियली उन्हें कब एज अ कमर्शियल पायलट उन्हें कब स्टार्ट करा? 1953 में उन्हें ऑफिशियली फ्लाई करना स्टार्ट करा आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस। तो पहली बार कब स्टार्ट किया था फ्लाइंग, पहली बार कब बैठी थी प्लेन में? 1951 में। लाइसेंस मिलने के बाद जब स्टार्ट करा फ्लाइंग वो था 1953 में, उनको लाइसेंस मिल गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई अप्रोच्ड एयर मार्शल मुखर्जी and pestered him with endless requests that I be allowed to enter the Air Force till he wrote to the director of Air Survey to hire me as a survey pilot. तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं एयर मार्शल मुखर्जी को दैट मुझे अलाउ कीजिए एयरफोर्स में एंटर करने के लिए, मैं भी एयरफोर्स में एंटर होना चाहती हूँ। जब तक आप डायरेक्टर ऑफ सर्वे को मेरे बारे में एज अ सर्वे पायलट अपॉइंट करने के लिए आप लिखिए, तब तक मैं एयरफोर्स में एंटर होना चाहती हूँ। आई बी अलाउड टू एंटर द एयरफोर्स टिल ही रोट टू द डायरेक्टर ऑफ एयर सर्वे टू हायर मी एज अ सर्वे पायलट। तो वो चाहते थे, एयर मार्शल मुखर्जी से रिक्वेस्ट करती थी दुर्बा बैनर्जी की मुझे एयरफोर्स में एंटर प्लीज़ करवाइए, मुझे एयरफोर्स में एंटर होना है और वहाँ के लिए मुझे एज अ पायलट काम करना है। I was paid only 3,000 rupees with male pilots, while the male pilots earned 22,000 rupees. I was asked to carry out flights for aerial mapping. I had to fly at a height of 15,000 feet without oxygen and pressurization. It was quite risky. It was also very tedious as the photographer made me to fly over and over same area again and again until he got the coordinates right. It was very complicated work. दुर्बा बैनर्जी बताती हैं उस टाइम पर जब मेल पायलट्स को, लड़कों को 22,000 सैलरी मिलती थी और मुझे कितनी मिलती थी? दुर्बा बताती हैं उनको केवल 3,000 रुपीज़ मिलते थे, बट स्टिल वो अग्री थी, वो भी ले लेती थी, उनको ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं होती थी, बट स्टिल इट मेक्स अ डिफरेंस। उसके बाद वो बताती हैं उनको एरियल मैपिंग के लिए ले जाया करते थे। एरियल मैपिंग में क्या होता है, फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं इन द एयर टू, जैसे हम इधर रोड्स की मैपिंग कैसे करते हैं, इन सिमिलर फॉर्म वहाँ की भी मैपिंग होती है। जैसे प्लेन चलाते हैं तो वहाँ की भी मैपिंग होती है, डायरेक्शंस पता चलते हैं कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है। तो एरियल मैपिंग के लिए एक फ़ोटोग्राफर साथ में चलते थे जो कि फ़ोटोज़ क्लिक करते थे रीजन टू रीजन।
वो बताती हैं उस टाइम पर मुझे 15,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना पड़ता था। ऑक्सीजन वगैरह की अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती थी और इतनी हाइट पे विदाउट ऑक्सीजन काफ़ी रिस्की हो जाता था और टीडियस मीन्स टायरसम भी हो जाता था, बिकॉज फोटोग्राफर मुझे बार बार एक ही एरिया सर लेकर जाने के लिए बोलता था, क्योंकि उनको करेक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते थे। जब तक उनको करेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाए ताकि वो लिंक कर पाएँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो तब तक मुझे वहाँ पर बार बार उस प्लेन को ले जाना पड़ता था विद अ फोटोग्राफर, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क था ये। देन इंटरव्यूअर आस्क्ड द क्वेश्चन, was flying rewarding in those days? Now दुर्बा आंसर्स, क्या फ्लाई मीन्स जैसे एज अ पायलट क्या आपको कोई रिवॉर्डिंग मीन्स एज अ रिवॉर्ड कुछ मिलता था, कुछ पैसे वगैरह, इज देयर समथिंग सो? देन दुर्बा आंसर्स, माई सैलरी वॉज ओनली ₹356 व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंड एज अ पायलट। जब पहली बार मुझे सैलरी मिली थी, उनको पहली सैलरी कितने रुपीज़ की मिली थी? ओनली ₹356 मिले थे। द फर्स्ट प्लेन आई एवर फ्लू वॉज अ टाइगर मोथ. It was very small with the wings on the top and the bottom. It was made of cloth and open on top. तो वो बताती हैं कि मुझे केवल ₹356 मिले थे फर्स्ट टाइम एज अ सैलरी। पहली बार कौन सा प्लेन उन्होंने फ्लाई करा था? उन्होंने पहली बार टाइगर मोथ फ्लाई किया था। फर्स्ट प्लेन शी फ्लू फर्स्ट प्लेन दुर्बा फ्लू वॉज टाइगर मोथ। वो काफ़ी छोटा सा था, विंग्स थी टॉप और बॉटम में, क्लॉथ का बना हुआ था एंड इट वॉज ओपन ऑन द टॉप, एंड देन शी सेड दैट इट वॉज मेड ऑफ क्लॉथ एंड ओपन ऑन टॉप. माई हेलमेट एंड बेल्ट वर द ओनली सेफ्टी. जो मैंने हेलमेट पहना हुआ था और बेल्ट, दीज वर द ओनली सेफ्टी फॉर मी. I kept trying for a commercial airlines job, but they never even bothered to reply to my applications. दुर्बा बताती इंटरव्यूअर को कि मैंने काफ़ी बार कोशिश करी कि मैं एज अ कमर्शियल पायलट बन पाऊँ। उसके लिए मैंने एप्लीकेशंस भी डाली, एयरलाइंस जॉब के लिए एप्लीकेशंस भी लगाई, बट कभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे. When I sent an application without prefixing Miss in front of my name, they called me for the interview, but when they saw that it was a girl, they immediately rejected me. फिर वो बताते हैं इंटरव्यूअर को, लेकिन मैं जब भी एप्लीकेशन मिस लगा कर नहीं लिखती थी, अगर मैं लिखती थी मिस दुर्बा बैनर्जी तो कभी मुझे रिप्लाई नहीं आता था, लेकिन अगर मैं ओनली दुर्बा बैनर्जी लिखती थी तो उनको पता नहीं चलता था कि मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ. तो मुझे एप्लीकेशन का जवाब आया, रिप्लाई आया और मैं वहाँ गई. लेकिन उसके बाद जब वो देखते थे दैट आई एम ए वुमेन, तो वो रिजेक्ट कर देते थे, वापस भेज देते थे मुझे. नाउ इंटरव्यू आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हेन डिड यू बिगन फ्लाइंग एज अ कमर्शियल पायलट? तो आप एज अ कमर्शियल पायलट आपने कब स्टार्ट करा फ्लाई करना? नाउ दुर्बा आंसर्स, इन 1957. तो कौन से ईयर में एज अ कमर्शियल पायलट उन्होंने ज्वाइन किया था? इन 1957 आई ज्वाइन द इंडियन एयरवेज इंडिया एज अ कमर्शियल पायलट. 1957 में एज अ कमर्शियल पायलट इंडियन एयरवेज उन्हें ज्वाइन किया था. आई फ्लू फ्रेट एंड पैसेंजर्स फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एंड बैक. वो बताती थी कि फर्स्ट टाइम उन्हें कहाँ से कहाँ तक फ्लाई किया था, फ्रॉम अंबारी टू कोलकाता एज अ कमर्शियल पायलट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. क्या क्या कैरी करती थी वो? पैसेंजर्स बैठे होते थे लोग, और फ्रेट मीन्स गुड्स, उनका लगेज वगैरह ये सब फ्रेट में आ जाता है. इंडियन एयरलाइंस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशियली. They preferred to hire men with 100 hours flying experience, even though I had already lodged 6,000 hours. It was only in 1966 that I finally joined Indian Airways. फिर बताती हैं दुर्बा बैनर्जी कि उस टाइम मुझे इंडियन एयरवेज को जब मैंने एप्लीकेशन भेजी थी, उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर लिया था स्टार्टिंग में, तो वो मुझे नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, अपॉइंट नहीं कर रहे थे एज अ कमर्शियल पायलट. बट देन एक और चीज़ बताती है वो कि जो लड़के होते थे, अगर उनकी एक्सपीरियंस है कि उन्हें 100 आवर्स तक फ्लाई किया है प्लेन, तो उनको मिल जाती थी जॉब. लेकिन मैंने तो 6,000 आवर्स किया था तो भी मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था. बट देन फाइनली 1966 में इनने इंडियन एयरवेज ज्वाइन किया. इट वॉज ओनली इन 1966 दैट आई फाइनली ज्वाइंड इंडियन एयरवेज. Next interview asked, was it difficult being the only women pilot?
क्या कुछ डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती थी बिकॉज आप केवल एक ही वुमेन पायलट थी, बाकी सारे तो मेल थे वहाँ पे? देन दुर्बा आंसर्स, द मेल पायलट एक्सेप्टेड मी almost immediately. In the air, I was just another pilot, and they judged me on my performance. I never saw myself as an extraordinary phenomenon. I just wanted to do the job as good as I could, as it was my bread and butter. I never felt one up on my colleagues. Indian Airways also treated me fairly once I joined them. Initially, it was some passengers who were afraid to fly with me. Many VIPs used to mistake me as for an air hostess. I used to enjoy the shock on their face when they learned the truth. वो बताती हैं, जैसे इंटरव्यूअर पूछता है कि जैसे आप केवल विमेन पायलट वहाँ पे एक ही थी, बाकी तो मेल थे, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी? तो बताती हैं दुर्बा कि जो भी मेल पायलट्स थी, जो मेल पायलट्स होते थे, वो मुझे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते थे बिकॉज दे जस्ट सी माई परफॉर्मेंस एट दैट टाइम. वो केवल मेरे परफॉर्मेंस से जज करते थे मुझे, नॉट एज अ वुमेन. मीन्स एज अ वुमेन जज नहीं करते थे कि स्ट्रॉन्ग नहीं है या नहीं कर पाएंगी. उन्हें मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, उस बेसिस पे मुझे इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते थे. और ये वो मीन्स ये उनको कभी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई चीज़ नहीं लगी बिकॉज ये उनकी क्या थी, वो तो अपने काम करने आई हैं और कलीग्स की तरह काम करते थे. एंड देन एक बताया है कि जैसे जब भी वो फ्लाई मीन्स जाती थी एज अ पायलट, जो पैसेंजर्स बैठे होते थे वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते थे कि एज अ मीन्स एक वुमेन पायलट है जिनके साथ हम फ्लाई करने वाले हैं, जो प्लेन चलाने वाली उड़ाने वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते थे. काफ़ी सारे जो VIPs होते थे वो लोग मुझे सोचते थे कि मैं एक एयर होस्टेस हूँ. बट जब उनको पता चलता था कि नहीं, शी इज़ द पायलट, तो तब वो बिल्कुल उनके फेस पे एक शॉक सा लगता था. और मुझे बहुत अच्छा लगता था. दुर्बा बनर्जी बोलती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसा इनका फेस देखकर कि इतने ज़्यादा शॉक्ड हैं कि कोई विमेन पायलट भी हो सकती है, मीन्स कोई पायलट विमेन भी हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू आस्क, व्हाट रूट्स वर यू फ्लाइंग एंड व्हाट वर द प्लेन्स यू फ्लू? इंटरव्यू पूछते हैं कौन कौन से रूट से आप गई हैं, कहाँ कहाँ आपने कवर किया है, कौन कौन सा एरिया, और कौन कौन से प्लेन्स आपने फ्लाई करे हैं. आई फ्लू ऑल द ईस्टर्न रूट, सारे ईस्टर्न रूट्स की तरफ गई हूँ, एज वेल एज चंडीगढ़, कश्मीर, ले, चेन्नई, कोलंबो, मेल, अंडमान्स, ऑफ कोर्स टू बांग्लादेश. तो ये सारी प्लेसेस मैं फ्लाई कर चुकी हूँ, इस सारी प्लेसेस में मैं कवर कर चुकी हूँ. आई फ्लू, अब बता दी कौन कौन से प्लेन्स उन्होंने फ्लाई करे हैं. आई फ्लू अ फोकर फ्रेंडशिप, चिपमंक, डकोटा, एवियन, as well as Boeing, and an Airbus 300. I am mentioned in the Guinness Book of World Records as the first women pilot to fly A300. तो वो बताती हैं मीन्स A300 व्हाट इज़ इट, एयरबस, ये जो लिखा हुआ है एयरबस 300. तो वो बताती हैं सारे मैंने प्लेन्स फ्लू करे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है एज अ फर्स्ट विमेन पायलट. वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इनका कि उन्हें पहली बार एयरबस 300 कौन सी विमेन पायलट ने चलाई है, दुर्बा बनर्जी ने. तो ये इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम है. इंटरव्यू, व्हेन डिड यू अर्न योर कमांडर्स बैच? आपको अपना कमांडर बैच कब मिला था? दुर्बा आंसर करती हैं, फॉर गेटिंग माई कमांड आई हैड टू गो थ्रू सो मैनी टेस्ट दैट आई ऑलमोस्ट gave up in despair. It was only 1977 that I became a commander, and as Captain Durba Banerjee, I went to the US as the Indian representative at the World Ladies Pilots Association gathering. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था दुर्बा बनर्जी को कमांडर बनने के लिए, कमांडर बैच हासिल करने के लिए. 1977 में उनको मिल गया था कमांडर बैच और कमांडर बन गई थी वो. उनको काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ा था ऑल्दो कमांडर बनने के लिए, और उनके नाम के आगे क्या लग गया, कैप्टन दुर्बा बनर्जी 1977 में. तब वो कमांडर बनने के बाद US गई थी इंडिया एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एंड वर्ल्ड लेडी पायलट्स एसोसिएशन गैदरिंग. इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जो वर्ल्ड लेडी पायलट्स गैदरिंग होती है, मीन्स जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो भी विमेन पायलट हैं, हमारी इंडिया की तरफ से कौन गई थी, दुर्बा बनर्जी गई थी US में गैदरिंग अटेंड करने के लिए. Now interview ask, which are some of your most memorable flights? कौन कौन सी आपकी यादगार फ्लाइट्स हैं? Now Durba answers, my first solo flight by my sister, and I flew alone to Delhi to attend the international fair, and my heart was bursting with joy.
तो बताती हैं सबसे यादगार फ़्लाइट मेरी तब थी जब मैंने सोलो फ़्लाइट उड़ाई थी अकेले। मेरी सिस्टर और मैं दिल्ली गए थे अकेले इंटरनेशनल फेयर को अटेंड करने के लिए। तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई वॉज इन्जॉइंग अ लॉट। आई फेल्ट आई हैड फाइनली अचीव्ड माई ड्रीम। आई ऑल्सो रिमेंबर फ्लाइंग DC-3 इन द अरुणाचल प्रदेश टू ड्रॉप फूड पैकेट्स। तब उनको ऐसा लगा था कि मैंने अपनी ड्रीम को अचीव कर लिया है। इवन उन्हें बताया कि मैंने DC-3 भी उड़ाया है अरुणाचल प्रदेश में। जब हमने फूड पैकेट्स ड्रॉप किए थे वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, आई अप्लाई टू द गवर्नमेंट फॉर फ्लाइंग फूड एंड एम्यूनेशन टू सोल्जर्स ड्यूरिंग द Sino-Indian India-China war. I remember the anguish of the soldiers who were starving. I didn't even have to have on my uniform. I just wore a salwar kameez, and when we landed for fuel in a small town, people were so surprised to see me that they thought we might be spies. Another time, I remember racing against the clock as we were flying with a marriage party on board. We landed at an Air Force base in the nick of time before the auspicious hour for the winning past. तो अरुणाचल प्रदेश में वो गई थी, उन्हें DC-3 प्लेन उड़ाया था, मीन्स DC-3 प्लेन से गई थी। फूड पैकेट्स ड्रॉप किए थे कहाँ पर, जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था। तो जो सोल्जर्स थे इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा स्टाफ कर रहे थे, भूख के मारे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो उनके लिए फूड पैकेट्स करे थे ड्रॉप। और उस टाइम उन्हें अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी पायलट की। तब उन्हें सिंपल सलवार कमीज़ वियर करा हुआ था। और तब वो फ्यूल के लिए एक स्मॉल टाउन पर उतरे, जहाँ पे जब लोगों ने देखा कि प्लेन कौन उड़ा रहा है, एक विमेन पायलट उड़ा रही है। उन्हें कभी प्लेन ही नहीं देखा था वहाँ पे, इतना छोटा सा टाउन था। तो उन्हें लग रहा था कि ये कुछ स्पाई है, कोई स्पाई है जो उतर रहा है। उन्हें कभी नहीं देखा था ऐसा कुछ। अनदर टाइम, दूसरी बार कब था, एक और बार जब मैरिज पार्टी अटेंड करने गए थे लोग, तभी भी ये फ्लाई कर गई थी। तो ये भी उनकी मेमोरेबल फ्लाइट थी। अगेन द इंटरव्यू आस्क अनदर क्वेश्चन, एनी डिज़ास्टर और स्कैरी मोमेंट। कोई ऐसा डिज़ास्टर हुआ या कोई ऐसा डरावना मोमेंट। Now Durba answers, I remember landing without communication aids in the paddy fields in dense fog in Kuch Behar. The villagers thought we had landed from heaven. One of my most terrifying memories was when I was caught in a storm. We were flying over the Ganga and the weather was fierce. From 16,000 feet, the storm threw us down 12,000 feet and then 4,000 feet. So बताती हैं सबसे स्कैरी फ्लाइट मेरी कब थी, डरावनी कब थी। मैं रिमेंबर, मतलब मुझे याद है अभी भी, कि जब हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन एड नहीं था, मीन्स हमारे पास ना फ़ोन था कि हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर सकें, कोई प्रॉब्लम आए तो पैडी फील्ड्स के ऊपर जैसे हम लोग जा रहे थे फ्लाई कर कहाँ पे था, जब डेंस फॉग था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, हद से ज़्यादा, कूच बहर में। वहाँ के जो विलेजर्स थे, ये एक विलेज है, वहाँ के विलेजर्स ने जब देखा था एरोप्लेन, उनको लगा कि हेवन से कोई आया, स्वर्ग से कोई आया, बट उनको पता नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा सा गांव था, वो विलेज था, उनको नहीं पता था कि ये एरोप्लेन है। वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज बताती, सबसे ज़्यादा डरावनी मेमोरी मेरी कब थी, जब मैं स्टॉर्म में फंस गई थी, तूफ़ान में हमारा प्लेन फंस गया था। तब हम गंगा नदी के ऊपर, रिवर गंगा के ऊपर जस्ट फ्लाई कर रहे थे। वेदर बहुत ज़्यादा डरावना सा था, फियर्स वेदर था। 16,000 फीट की ऊंचाई पर हम प्लेन को फ्लाई कर रहे थे, बट जैसे ही तूफ़ान आया हम कितना नीचे गिर गए, 4,000 फीट नीचे गिर गए, मीन्स 12,000 फीट पर आ गए, एंड देन टू 4,000 फीट, और उसके बाद जस्ट 4,000 फीट और नीचे। आई थॉट वी वुड हिट द ग्राउंड, हमें लगा कि हम बस ग्राउंड पर टक्कर ही होने वाली है हमारी। ऑल द इंजन गॉजेस हैड स्टार्टेड फ्रीजिंग बाय देन एंड द इंजन्स वर क्रॉकिंग एज इफ दे वुड फील। इंजन में से आवाज़ आने लगी कि लग रहा था इंजन बंद ना हो जाए। वी जस्ट केप्ट आर करेज एंड यूज्ड ऑल द स्ट्रेंथ इन अस टू क्लाइंब अप अगेन। फिर भी हमने करेज नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी, और हम फ्लाई करते चले गए। इवन हमने वापस से ट्राई किया कि हम वापस से ऊंचाई पकड़ें, एंड वी जस्ट ट्राइड एंड ट्राइड। गॉड सेव्ड अस। ऐसे में इस स्टॉर्म से हमें, तूफ़ान से हमें भगवान ने बचाया। गॉड सेव्ड अस। व्हेन वी रिटर्न टू कोलकाता, the engineers told us that the wings on both the sides had only one joint left after this drama and may have fallen off any time.
जब हम पहुंच गए थे कोलकाता तो इंजीनियर्स ने बताया था चेक कर कर कि थोड़ी देर और होती तो ये प्लेन गिर सकता था, बिकॉज दोनों ही साइड के जो विंग्स थे उसमें केवल एक ही जॉइंट रह गया था, अगर ये भी टूट जाता तो प्लेन ज़मीन पर गिर सकता था। इंटरव्यू, एनी रिग्रेट्स, कोई पछतावा? देन दुर्बा आंसर, आई नेवर मैरिड एज आई थॉट माई करियर वुड नॉट अलाउ मी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू माई फैमिली। I never took a day's leave in my life, even for sickness, but overall it has been great. तो बताती हैं कोई रिग्रेट मीन्स कोई पछतावा, बोलती हैं मैंने कभी मैरिज नहीं करी अपने करियर में, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं अपना टाइम फैमिली को नहीं दे पाऊँगी, इसलिए नहीं करी। वन मोर थिंग, मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली अपनी जॉब से, भले ही मैं सिक होती थी तो भी नहीं ली। सो ओवरऑल ये सब कुछ ग्रेट था, सब अच्छा था मेरे लिए। देन इंटरव्यू आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव एस्पायरिंग वुमेन पायलट्स? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी ऐसी पायलट्स को जो बनना चाहती हैं, वुमेन को जो पायलट्स बनना चाहती हैं? देन दुर्बा सेड दैट many girls think that a pilot's life is glamorous, but they have to be willing to sacrifice a lot. It is a hard life with no fixed hours. You have to be ready to fly anytime, night or day. I would advise women to join the air traffic control or the meteorological department if they cannot become pilots straight away, and not to give up hope. तो वो बोलती हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि पायलट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होती है, अच्छी होती है, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ होती है। कोई फिक्स आवर्स नहीं होते, कभी भी फ़्लाइट का टाइम हो सकता है, रात में आपको जाना पड़ रहा है, दिन में आपको जाना पड़ रहा है। तो मैं विमेन को एडवाइस करूँगी जो पायलट्स बनना चाहती हैं, अगर वो मीन्स जो कमर्शियल पायलट नहीं बन पाया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी ज्वाइन कर सकती हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर और अपनी होप न लूज़ करें बिल्कुल ही। काफ़ी सारे वे होते हैं, अगर डायरेक्टली पायलट ना बन पाए तो ये सब भी ज्वाइन कर सकती हैं विमेंस। तो अपनी एडवाइस देती हैं, इसमें सजेशंस देती हैं दुर्बा। देन इंटरव्यू आस्क्ड, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ? क्या अभी भी आपको इच्छा होती है फ्लाई करने की? दुर्बा सेड, आई स्टॉप्ड फ्लाइंग इन 1989। तो आपको ये चीज़ सब कुछ देखना है, सारे जितने भी ईयर्स लिखे हुए हैं, कब इन्हें स्टॉप कर दिया था फ्लाई करना, 1989। मैन आई रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरवेज, जब वो इंडियन एयरवेज से रिटायर हो गई थी, 1989 में रिटायर हुई थी, और तब उन्हें स्टॉप कर दिया था फ्लाई करना। बाय देन आई हैड लॉस्ट 19,500 फ्लाइट आवर्स। तो तब तक उन्हें कितने कंप्लीट कर लिए थे? 19,500 आवर्स वो फ्लाई कर चुकी थी। आई हैड नो मीन्स टू फ्लाई प्राइवेटली आफ्टर आई रिटायर्ड, बट आई स्टिल फ्लाई एज अ पैसेंजर। आई लव ट्रैवलिंग एंड आई गेट 2 free passes every year to travel anywhere in the world. दुर्बा बताती हैं कि 1989 में उनको रिटायरमेंट मिल गया था, इंडियन एयरवेज से रिटायर हो गई थी। 19,500 आवर्स उन्हें कंप्लीट कर लिए थे तब तक अपनी फ़्लाइंग के, और उनको कोई भी ऐसी इच्छा नहीं थी प्राइवेटली मैं फ़्लाई करूं, बट उनको एज अ पैसेंजर फ्लाई करना पसंद था, बिकॉज उनको फ़्लाइंग पसंद थी। तो उन्हें हर साल 2 फ्री पासेस मिलते थे कि कहीं भी आप वर्ल्ड में जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, we have completed the reading part. You have to reread the chapter again, and you have to read the chapter by yourself once more at your home, and the exercise we'll do in the next part. Thank you.